विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे पर। आज करेंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के साथ मुलाकात। देश में कोरोना से रिकवरी रेट में वृद्धि जारी। लगातार 12 दिनों से मौत का आंकड़ा 300 से कम। देश में अब तक 1 करोड़ के करीब मरीज हुए स्वस्थ। टीकाकरण के लिए तैयारियां तेज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, दवा मंजूरी के 10 दिन के भीतर शुरू हो सकता है टीकाकरण। शीतलहर से देश को मिली कुछ राहत। मौसम विभाग ने कहा, अगले 4 से 5 दिनों तक शीतलहर की स्थिति से मिलेगी निजात। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में हल्की बूंदाबांदी की जताई संभावना। अमेरिका के जॉर्जिया में सीनेट की 2 सीटों के लिए हुआ मतदान। इस रन ऑफ के नतीजे तय करेंगे सीनेट में बहुमत। सीनेट पर नियंत्रण हासिल करने के लिए डेमोक्रेट्स को दोनों सीटें जीतना जरूरी। और सिडनी में कल होने वाले मुकाबले के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा की हुई 1 साल बाद वापसी। नवदीप सैनी करेंगे टेस्ट डेब्यू। मेलबर्न में जीत का डंका बजाने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद। और सबसे पहले बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। केंद्रीय पशुपालन विभाग ने देश के 12 स्थानों पर पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की है। राजस्थान के 12, कोटा और झालावाड़ में कौवों में ये पाया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर, इंदौर और मालवा में भी कौवों में ही ये इन्फ्लुएंजा पाया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में प्रवासी पक्षियों, केरल के कुट्टायम और आलपुजा में 4 स्थानों पर मुर्गियों और बत्तखों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि की गई है। भारत सरकार ने स्थिति पर नजर रखने और राज्य अधिकारियों द्वारा किए गए निवारक और नियंत्रण उपायों के दौरान दैनिक आधार पर स्टॉक लेने के लिए नई दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक प्रवासी पक्षियों की मौत का आंकड़ा 2700 को पार कर चुका है। मंगलवार को राज्य में 336 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने पौंग बांध से सटे जिले के 4 सब डिवीजनों में मछली, पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। उधर मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें राज्य के मंत्री विश्वास सारंग और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में भारत सरकार द्वारा भेजी गई गाइडलाइंस पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर इस मामले पर निगरानी के आदेश दिए हैं। साथ ही मुर्गी फार्म की जांच को लेकर भी उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं। राज्य में बर्ड फ्लू को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है और मंदसौर में इसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। मंदसौर के पशुपालन विभाग ने मंदसौर में 4 कौवों के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज में मृत कौवों के नमूनों के परीक्षण में इंदौर और मंदसौर के कुछ नमूनों में H5N8 का पता चला है। भोपाल की हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल और MP के सैंपल पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें बर्ड फ्लू का H5N8 वायरस मिला है। हालांकि मुर्गी का कोई भी सैंपल अभी पॉजिटिव नहीं मिला है और न ही H5N1 स्ट्रेन मिला है। बर्ड फ्लू को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय बैठक ली है और ये निर्देश दिया गया है कि इस पूरे मामले की जिला स्तर पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो, निगरानी हो। मध्य प्रदेश की सरकार इस पूरी स्थिति का जायजा ले रही है और यह निश्चित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि जिलों में रैंडम चेकिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में या खाने वाले पक्षी में यह वायरस ना पहुंचे। अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से यह सुनिश्चित है कि खाने वाले पक्षी में या मुर्गी में या पोल्ट्री फार्म में यह वायरस नहीं गया है। उधर केरल में कुट्टायम और आलपुजा जिलों में कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद विशेषज्ञों की एक टीम ने आलपुजा का दौरा किया।
अलमपुजा और कटायम जिलों की 5 पंचायतों में बत्तखों के बाड़े में वायरस संक्रमण की पुष्टि के बाद राज्य सरकार की ओर से आपात कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में बर्ड फ्लू को राज्य विशेष आपदा घोषित किया गया है। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु ने सीमा पर बचाव के प्रबंध करने शुरू कर दिए हैं। इस बीच राज्य के दोनों जिलों में घटनास्थल से 1 किलोमीटर के दायरे में पक्षी फार्म में मौजूद पक्षियों को मारने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस आवश्यक मिशन के लिए रैपिड रिस्पांस टीम की तैनाती की गई है। 25,000 से अधिक पक्षियों को पहले ही मारा जा चुका है। राज्य के प्रभावित तालुकाओं में पोल्ट्री उत्पादों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बर्ड फ्लू को लेकर राज्य का पशुपालन विभाग भी हरकत में आ गया है। विभाग ने बत्तख और पोल्ट्री फार्म में पक्षियों की संख्या और मुख्यालय से दूरी के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर टास्क फोर्स के सदस्यों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। पोल्ट्री फार्म, दुकान, बाजार, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, जलाशय पर पक्षियों को लेकर लगातार सर्विलांस करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के तहत पक्षियों के क्लोएकल स्वैब जांच के लिए बरेली लैब भेजने को कहा गया है। यूपी पशुपालन विभाग की तरफ से कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किया गया है। तो वहीं राजस्थान के 12 जिले में कल 50 कौवे मृत पाए गए। इन पक्षियों के मौत के पीछे भी बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जिले के एडीएम ने बताया कि इन पक्षियों के सैंपल को जांच के लिए भोपाल स्थित लेबोरेटरी भेज दिया गया है। और देश में कोरोना वायरस का खतरा तो है ही, उससे निपटा भी जा रहा है, लेकिन इस समय एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर जो खतरा सामने दिखाई दे रहा है, इसको लेकर कई ऐसे कदम भी केंद्र सरकार ने उठाए हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि इन्फ्लुएंजा ये है क्या, और एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू के नाम से आमतौर पर जाना जाता है, ये प्रवासी पक्षियों से आमतौर पर फैलता है। बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र ने कई अहम कदम उठाए हैं और इससे निपटने के लिए इन अहम कदमों में सबसे बड़ी बात जो है वो दिल्ली में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, नियंत्रण कक्ष, जहां राज्यों द्वारा जो रोज कदम उठाए जाएंगे उनकी समीक्षा की जाएगी। यहां पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि जो हुई है वो राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हुई है। और इससे पहले भी आज जो एडवाइजरी, एक से गाइडलाइंस जो जारी की हैं, उससे पहले 1 जनवरी को भी केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी जब ये मामला शुरू हुआ था। और हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में 2700 प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। वहीं पशुपालन विभाग ने कई कदम उठाए। उन कदमों में पोंग डैम का दौरा भी आज है और आसपास के पोल्ट्री फार्म से तकरीबन 119 सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए भेजे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जांच जहां जहां पे की जा रही है और ये जांच की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव पाई जाती है तो 1 किलोमीटर के सब दायरे में आने वाले सभी पोल्ट्री उत्पादों को नष्ट किया जाएगा। तो ये एक बड़ा कदम होगा जो कि इसके एहतियात के तौर पर ही है और जो कई जगह केरल में भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा भारत के लिए भी नया नहीं है। 2005 में एक एक्शन प्लान बनाया गया था और उसमें समय समय पर रद्दोबदल किया जा रहा है और उसी के तहत तमाम और कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव। अनुज, कई ऐसे कदम आज उठाए गए हैं जिसमें ये बेहद अहम कदम है कि कंट्रोल रूम दिल्ली में ही होगा और तमाम राज्यों के साथ जो वो लोग काम कर रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, उसका क्या एक तरह से रिजल्ट आ रहा है, उस पर भी समीक्षा बैठक होगी। तो किस तरह से राज्यों के साथ केंद्र और किन किन कदमों को लेकर सामंजस्य बिठा रहा है? देखिए, बिल्कुल ऋतु, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार काफ़ी गंभीर है इस एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर। और जिस तरीके से आपने पहले भी बताया कि राज्यों को पहले ही सूचित कर दिया गया था, गाइडलाइंस भी भेज दी गई हैं कि किस तरीके से इस बीमारी से निपटना है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर जो है काम भी शुरू हो चुका है। जो दवाई का छिड़काव है पोल्ट्री फार्म्स के अंदर, वहाँ पर उसकी शुरुआत कर दी गई है।
और जो वैज्ञानिक हैं, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, वो निगरानी रख रहे हैं, मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है। और केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों के साथ जो मिल बैठ कर जो इस पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि भविष्य में ये ज़्यादा ना बढ़ पाए, इसको यहीं पर इसी स्थिति में इसको रोक लिया जाए, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर तो एक उच्च स्तरीय कमेटी की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है और उसमें पूरे निर्देश दिए गए हैं कि एक जो आवागमन है, जो मुर्गी पालन जो लोग करते हैं और वहां से दूसरे राज्यों के अंदर जो आवागमन होता है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, उस पर भी रोक लगाई गई है। और सबसे बड़ी चिंता की बात अगर मैं बात करूं तो ये उन लोगों के लिए है, आम आदमी को इससे अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग मुर्गी फार्म में काम करते हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो लोग बचें। हम जानते हैं कि कोरोना काल के अंदर काफ़ी एहतियात जो बरती गई हैं, वो ही एहतियात इसमें भी बरतनी है। लोगों को अपने मुंह को ढककर रखना है, हाथों को बार बार धोना है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इस तरीके से जो बर्ड फ्लू ये फैला है, इससे इंसान के अंदर इसके फैलने की अभी तक की कोई पुष्टि नहीं हुई है, कोई खतरा भी अभी तक इसका नहीं बताया गया है, लेकिन बचाव जरूर करना है। इस तरह के एहतियात गाइडलाइंस जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राज्य सरकारों को दी गई हैं और राज्य सरकार खास तौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका राज्य तमिलनाडु और केरल की बात करें तो वहां पर ज्यादा सख्त कदम उठाए गए हैं। बाजारों के अंदर भी जो है निगरानी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जितने भी तमाम उपाय हैं, कदम हैं, इसकी रोकथाम के लिए, बचाव के लिए वो केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार उनका अनुपालन करते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। और एक मॉनिटरिंग, निगरानी जो है केंद्र सरकार लगातार जो है राज्यों के साथ लेकर कर रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है ऋतु, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों के अंदर जो पशुपालन विभाग हैं उन्होंने भी अपने अपने नियंत्रण कक्ष बनाए हैं और अपनी जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसको जो है मैदान में जमीनी स्तर पर उसको उतार दिया गया है। मुर्गी फार्म जो है वहां से सैंपल्स ले जा रहे हैं, उनको लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है और जहां पर भी इस बात की पुष्टि हो रही है, इस वायरस का अगर कहीं से सामने बात आ रही है तो वहां पर उस पूरे इलाके को एक तरीके से हम कह सकते हैं कोर्डन ऑफ करके वहां पर बचाव का कार्य जो है वो चल रहा है। कुछ तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर कुछ मुर्गियों को वहां पर एहतियात के तौर पर मारा भी गया है, जिस सेंटर के अंदर, जिस पोल्ट्री फार्म के अंदर ये बीमारी फैली है, आगे ना फैल पाए इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार काम कर रहे हैं। ऋतु, अनुज, प्रवासी पक्षियों से आमतौर पर ये बर्ड फ्लू होता है और ये हमने देखा कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भारत में ये खतरा रहा है। क्या ये जो कोरोना काल का ये वक्त है, ऐसे में इस खतरे को हम और ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है? क्या यही वजह है कि केंद्र ने 1 तारीख को एक एडवाइजरी जारी की और फिर 5 तारीख को आज फिर एक एडवाइजरी और गाइडलाइंस के तौर पर जारी किया गया है? तो क्या केंद्र सरकार को लग रहा है कि स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो सकती है? देखिए, हम गंभीर इस बात को इस लिहाज से ले सकते हैं ऋतु, क्योंकि किसी भी अगर इस तरह की बीमारियां आती हैं, चाहे वो पक्षियों के अंदर ही क्यों ना हो, सबसे बड़ी बात है कि बचाव ही उपाय है। बचाव किस तरीके से लोग करें, लोग अपने को बचाएं, मुर्गी फार्म जो हैं वहां से वो दूर रहें, अभी फिलहाल मुर्गी फार्म के अंदर जाने से लोग बचें, ये इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर मैं बर्ड फ्लू के इतिहास की बात, और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। First overseas engagement this year. Thank you, Dr. Shankar. I held a cordial and friendly bilateral discussions with Honorable Dr. Jayashankar, Minister of External Affairs of India, who is undertaking an official visit to Sri Lanka. Your Excellency, Sri Lanka was blessed thrice by the visit of Gautama the Buddha 2,600 years ago. 2,300 years ago, the arrival of Mahinda Mahathero and Sanghamitta Thera, son and daughter of Emperor Asoka, the great Bharata, established the Buddha Sasana in Sri Lanka. The immense cultural bonds strengthened our friendship in all times. Furthermore, today our two nations are the
foremost parliamentary democracies in Asia. His Excellency President Gotabaya Rajapaksa firmly stated that he is committed to the well-being, progress and opportunities of all our citizens, Sinhala, Tamil, Muslim and all. During our talks, we focused on multiple areas of mutual cooperation in the identified sectors of the economy, finance, trade, commerce, defense, security and fisheries, cultural and particularly on the ongoing COVID-19 pandemic and the post-COVID era that we are moving forward to, and efforts we have jointly taken since the outbreak last year. On behalf of His Excellency the President, Gotabaya Rajapaksa, Government and the people of Sri Lanka, I convey our profound gratitude to the Prime Minister, Honorable Narendra Modi, and the Indian government, and to your Foreign Minister for the tremendous support India extended during this past several months to mitigate the adverse impact of the COVID pandemic. The Indian government's neighborhood first policy made a very positive impact on our health sector and the economy during the critical period, unprecedented crisis, and also extended assistance to repatriate Sri Lankans, pilgrims, students, and medically concerned. My delegation sought India's partnership for our economic revival, stability through enhanced investment in different sectors of the economy. Of course, as close neighbors and being the littoral states of the Indian Ocean, we discussed defense and security related matters as well as the issues related to maritime and fisheries sectors. We agreed to continue our current momentum, coordinated and close dialogue in these areas in order also to curb illegal activities and our continued cooperation, the BIMSTEC, IORA and SAARC. At a time when knowledge and technology, Your Excellency, become great factors of global presence, the youth of our nations will certainly lead us to a promising tomorrow as we work closely and mostly on us harnessing clean, renewable energy like solar and wind to drive our economies. Our collective thought on environment enrichment will positively largely contribute towards combating the global climate change. Green economy is complemented by the vast blue economy that our surroundings are naturally gifted with. Our continued dialogue in this area will provide strength and movement to the future. India's offer of $15 million to restore Buddhist heritage, in addition to all other support extended by India, as announced by Prime Minister Honorable Sri Narendra Modi during his virtual summit with the Prime Minister Mahinda Rajapaksa last September, will be utilized through mutual consultations. Also, I thanked India for constructing the Jaffna Cultural Center at the cost of $11 million, which will be declared open as we agree on the dates. Honorable Dr. Jaishankar met with His Excellency the President this morning and held productive discussions. External Affairs Minister is also scheduled to have a meeting with the Honorable Prime Minister Mahinda Rajapaksa. Once again, I would like to thank Dr. Jaishankar, Minister of External Affairs, for the support extended to Sri Lanka and wish him success for all his endeavors in the new year. Good health and happiness, blessings of the Triple Gem, Your Excellency. Thank you.
My esteemed colleague and friend, the Honorable Foreign Minister of Sri Lanka, Dinesh Gunawardene, Excellencies, friends of the media, good afternoon. Let me begin by wishing all of you and our friends in Sri Lanka all the best, very happy 2021. I'm delighted to visit Sri Lanka once again and be amidst you today. A visit to this beautiful country with which India has civilizational ties going back thousands of years is always a matter of great pleasure, both professional and personal. I'm grateful to my counterpart for his invitation and for welcoming my delegation and me with typical Sri Lankan hospitality. He extended this invitation, I think he would recall this, almost exactly a year ago. Yes. But the COVID stood between me and my visit, and I am truly glad that I'm starting 2021 with a visit to Colombo, a visit to India's closest maritime neighbor and partner. Now, I come here at a time when both our countries are faced with the daunting and common challenges from the COVID-19 pandemic. At the same time, I think the COVID has given us an opportunity to collaborate even further. Reflecting our neighborhood first policy, India has supported Sri Lanka's efforts to tackle COVID through timely medical assistance. I should place on record our appreciation to the Sri Lankan government for its assistance and facilitation in evacuation of Indian nationals who were stuck here at that time. We are now looking at post-COVID cooperation, and I carry back with me Sri Lanka's interest in accessing vaccines from India, and I shared with the Honorable Foreign Minister that India sees, as Prime Minister Modi has said, India sees international cooperation in this area as its duty. It is also gratifying to note that COVID has not been able to dent our bilateral cooperation. In fact, high-level contacts were maintained and indeed strengthened during the past year, and the virtual bilateral summit between our Prime Ministers was a high watermark for us in 2020. This morning, I had the honor to call on His Excellency President Gotabaya Rajapaksa. My counterpart and I, as you have just heard, have completed our discussions, and we reviewed in detail the progress in our partnership. This evening, I look forward to calling on His Excellency Prime Minister Mahinda Rajapaksa. In line with our shared democratic traditions, meetings are also planned with other important political and community leaders. There's also an interaction with the business community tomorrow. And to all of them, I carry a message of an India that will always be a dependable partner and a reliable friend, open to strengthening its relationship with Sri Lanka on the basis of mutual trust, mutual interest, mutual respect, and mutual sensitivity. Right now, India and Sri Lanka both face the immediate challenge of post-COVID recovery. This is not just a public health issue, but equally a crisis of the economy. Where India is concerned, you are aware that our COVID numbers have come down sharply, and the prospect of mass vaccination is in sight. The Indian economy has also shown strong signs of recovery in the last few months. We are very confident that this will be full-blown by the next quarter. These developments will obviously have a positive impact on Sri Lanka. At the same time, there are specific challenges that need addressing, whether it is in finance or in trade, and my visit is also aimed at facilitating that process. As two close neighbors with such obvious synergies, the potential for further strengthening our cooperation is enormous. Some of that may help provide immediate relief,
Others would have very positive medium-term implications for Sri Lanka's development. There are many proposals under discussion, including in infrastructure, energy, and connectivity. Their early implementation is obviously in our mutual interest and would definitely accelerate Sri Lanka's economic recovery. Let me also stress that Indian business is strongly interested in investing in Sri Lanka. We have discussed some important opportunities in the course of yesterday and today, including in special zones for pharmaceutical manufacturing, as also in tourism. I will ensure an early follow-up from the Indian side. India has a solid record as a development partner of Sri Lanka in the social, community, and human resources sectors. Whether it is in mass housing or ambulance services, heritage conservation or education, our partnership has made a real difference to the lives of people all over the island. Our lines of credit have rebuilt connectivity, facilitating the restoration of normalcy. We are cognizant of the domestic priorities of the Sri Lankan government, including in agriculture and technology, education and skill development, and urban development. In particular, we understand the importance that HE President Gotabaya Rajapaksa and the government of Sri Lanka attach to the establishment of vocational training centers. We will naturally be guided by these priorities in our future endeavors. As we promote peace and well-being in the region, India has been strongly committed to the unity, stability, and territorial integrity of Sri Lanka. Our support for the reconciliation process in Sri Lanka is long-standing, as indeed for an inclusive political outlook that encourages ethnic harmony. It is in Sri Lanka's own interest that the expectations of the Tamil people for equality, justice, peace, and dignity within a united Sri Lanka are fulfilled. That applies equally to the commitments made by the Sri Lankan government on meaningful devolution, including the 13th Amendment of the Constitution. The progress and prosperity of Sri Lanka will surely be advanced as a consequence. As maritime countries in the Indian Ocean, India and Sri Lanka have a shared interest in ensuring maritime security and safety. We have a long history of cooperation in this regard. India, as many of you know, has been a first responder in some emergency situations. I'm confident that this domain of cooperation will continue to expand in the days ahead. We stand ready to enhance Sri Lanka's capabilities to meet growing maritime and security challenges. With regard to matters covering fisheries, you would be aware that the India-Sri Lanka Joint Working Group on this issue has met recently, where all outstanding issues were discussed in an open and candid manner. We naturally look forward to the early return of our fishermen. I will be meeting Fisheries Minister Douglas Devananda later this afternoon to discuss this matter further. Sri Lanka has assumed leadership of BIMSTEC, and we look forward to participating in the next BIMSTEC summit here. I once again thank my esteemed counterpart, Foreign Minister Dinesh Gunawardene, for the opportunity to visit Sri Lanka and for the constructive and productive discussions that we've had today. Thank you very much for your attention. जैसा कि हमने आपको बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर हैं। इस समय जो आप देख रहे थे वो कोलंबो से दोनों ही विदेश मंत्रियों की ये संयुक्त प्रेस वार्ता थी। आज उन्होंने आपसी मुद्दों पर बात की और आपसी मुद्दों में गहन चर्चा हुई मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, जिस पे इससे पहले भी भारत और श्रीलंका के बीच लगातार सहयोग जारी है। साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से मुलाकात भी की। तो इस खबर पर भी बने रहेंगे, आगे देंगे आपको और डिटेल इस दौरे के दौरान क्या क्या बातें सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज़। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो
संग। बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। और अब बात ताजा खबर की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि वह कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम के लिए प्रवेश पर अंतिम मिनटों में चीन की ओर से रोक लगाए जाने से बहुत निराश है। चीन ने वुहान में 1 साल पहले कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। कोरोना वायरस के शुरुआती मामलों की जांच के लिए एक लंबे समय से प्रतीक्षित मिशन के हिस्से के रूप में जनवरी की शुरुआत में 10 सदस्यीय टीम की स्थापना की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात प्रमुख माइक रियान के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय टीम के 2 सदस्य पहले ही चीन की यात्रा पर निकल चुके थे। इनमें से एक वापस लौट चुके हैं, जबकि दूसरे अभी रास्ते में हैं। चीन ने 2019 के अंत में सामने आने वाले शुरुआती मामलों से निपटने की वैश्विक आलोचना को खारिज कर दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कुछ अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने महामारी के दौरान बीजिंग की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। और चीन के इस रुख पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब। पिनाक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए, लेकिन इस खबर पर उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले आइए नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 99,97,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में रिकवरी रेट 96.36% हो गई है। मृत्यु दर की बात करें तो कोविड के कारण मृत्यु दर 1.45% है। सक्रिय मामलों की बात करें तो ये लगातार घटते जा रहे हैं और 6 महीने के बाद ये संख्या 2.5 लाख से भी कम हो गई है। वहीं बात ब्रिटेन की करें तो ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित कुल 71 मामले पाए गए हैं। और देश में लगातार 12 दिनों से मौत का आंकड़ा 300 से कम बना हुआ है। देश में मृत्यु का आंकड़ा विश्व में सबसे कम बना हुआ है। ये आप अपने स्क्रीन पे जो ग्राफ देख रहे हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है। पिछले 7 दिनों से प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर केवल 1 मौत देश में हुई है। वहीं अगर बात रिकवरी दर की करें तो देश में रिकवरी दर में लगातार वृद्धि जारी है। पिछले 24 घंटों में 21,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केस देश में 2.5 लाख से कम हो गए हैं। नए मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और ये 20,000 से नीचे बना हुआ है। और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मिली मंजूरी पर उठे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नियमों के तहत और बीमारी की गंभीरता को देखते हुए आपात स्थिति में वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। साथ ही चौथी वैक्सीन जो फेज 3 ट्रायल में है उसे DNA प्लेटफॉर्म पर विकसित किया जा रहा है, जो देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जिस दिन से आपातकाल मंजूरी मिली है उसके 10 दिन के भीतर टीकाकरण शुरू हो सकता है। सरकार का कहना है कि टीकाकरण के लिए पूरी तैयारी है और उसकी प्रक्रिया तैयार है और इस काम में कोविन ऐप की मदद ली जाएगी। हालांकि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट वॉरियर्स को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन
हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है, हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसका शुरुआत 2019 से पहले हुआ था, वो जो अब भी चल रहा है। ये 2 चैलेंज थे जो हमने सब एक्सपीरियंस किया है प्रीवियस 10-12 महीने में। और ये दूसरे इशू, यानी कि ये झूठ की राजनीति का एक मेथड ये था कि ऑपोजिशन थोड़ा बहुत ट्रूथ में बहुत सारे लाइज, फॉल्सहुड्स को मिक्स करके, उनका एक उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव था कि वो मिसलीड करें, इंसाइट करें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिटीजन्स। तो अर्ली 2020 में हमने देखा कि CAA के साथ ऑपोजिशन ने यही एक रवैया, यही एक स्ट्रैटेजी अपनाया था। और अब देख रहे हैं कि फार्मर्स बिल और फार्मिंग रिफॉर्म्स में वो यही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। तो इस झूठ या हिपोक्रेसी या यू टर्न की राजनीति को कैसे लोग मान रहे हैं, कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं? तो कर्नाटक के जो लोग हैं, कर्नाटक के वोटर्स, उनके रिस्पॉन्स को अगर आप लें, ये आपको एक इंसाइट देता है कि देश के लोग इस टाइप के राजनीति को कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट राजनीति है, उसको कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बैकग्राउंड दूं। मई 2019 में कर्नाटक के वोटर्स ने डिसाइसिवली एक मैंडेट दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को। 51.38% वोट शेयर से 28 लोकसभा सीट से 25 सीट बीजेपी के कैंडिडेट जीते। कांग्रेस का एक कैंडिडेट और जेडीएस का केवल एक। और याद रखिए कि ये जो 19 में कैंपेन चला था नेगेटिविटी का, झूठ का, एलिगेशंस का, वाइल्ड एलिगेशंस का, उस बैकड्रॉप में वो रिजल्ट आया था। आज आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए आज के दिन, लोकल ग्राम पंचायत इलेक्शन जो रूरल कर्नाटका का एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन है, उसमें जो अभी अभी हुआ है, हाल ही में हुआ है, वोटर्स ने एक डिसाइसिव मैंडेट दिया है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सरकार को, लीडरशिप को। ये इलेक्शंस के बैकड्रॉप, और ये इलेक्शंस वर हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ द फार्म बिल्स के बारे में जो फॉल्सहुड्स फैलाया गया था कि फार्मर्स को मिसलीड किया जाए, उस बैकड्रॉप में ये इलेक्शन हुआ था। और द इलेक्शन के रिजल्ट ऐसे हैं: 55.4% of GPs are BJP supported. 53% of all members have been BJP supported. यानी कि जो फार्मर्स हैं, रूरल और विलेज के रहने वाले सिटीजन्स हैं कर्नाटक में, इस बैकड्रॉप पे, इस फॉल्स कैंपेन, इस नेगेटिविटी के कैंपेन, ऑपोजिशन के इस नेगेटिविटी के कैंपेन के बैकड्रॉप पर उन्होंने ये वोट दिया है, ये ओवरवेलमिंग मैंडेट दिया है। और ये जो मैं मानता हूं, ये जो झूठ की राजनीति है, उसका यही रिस्पॉन्स है। और रिस्पॉन्स ये है कि उनका ट्रस्ट है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, और हमारे मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के लीडरशिप में। इसका मतलब यह भी है कि कर्नाटक के फार्मर्स ने बड़ा सीधा वोट
और सीधा सिग्नल कर दिया है कि उनका विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के अनरिलेंटिंग एफर्ट्स लास्ट सेवरल इयर्स में कि जो फार्मर्स के वेलफेयर को इंप्रूव करने का जो मल्टीपल स्कीम्स अनाउंस किए थे सरकार ने, उनको उन स्कीमों में और नरेंद्र मोदी जी के विजन में एकदम पूरा ट्रस्ट है। और उनका यह भी मानना है कि ये फार्म बिल्स उनको मिडिलमैन के क्लचों से मुक्त करते हैं और इट पेव्स द वे टू अ मोर प्रॉस्परस फ्यूचर फॉर आवर फार्मर्स। दिस सिग्नल इज वेरी क्लियर फ्रॉम दीज ग्राम पंचायत इलेक्शंस। अच्छा, ये मैं आपको एक और भी बैकड्रॉप दे दूं कि 12 महीने में हर इलेक्शन जो कर्नाटक में हुए हैं, वो टाउन में हो, सिटी में हो, विलेज में हो, मैंडेट ओवरवेलमिंगली बीजेपी के पक्ष में आया है। 17 एमएलए बाय इलेक्शंस हुए हैं, जिनमें से 14 बीजेपी के लेजिस्लेटर्स वोट हुए हैं और कांग्रेस के केवल 2। 4 एमएलसी इलेक्शंस हुए हैं, बीजेपी हैज वन ऑल 4। मेनी ऑफ दीज इलेक्शंस, ये जो बाय इलेक्शंस हुए हैं, उनके बैकड्रॉप था ये सीएए, ऐसे ही फॉल्स कैंपेन, बेंगलुरु वायलेंस। और लेकिन हर बार वोटर ऑफ कर्नाटका ने ये जो राजनीति ऑफ लाइज, वायलेंस, यू टर्न्स एंड हिपोक्रेसी, इसको रिजेक्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मैसेज ऑफ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें ट्रस्ट दिखाया है। मैसेज बड़ा क्लियर है, देश के लोग डेवलपमेंट और गवर्नेंस चाहते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं प्रधानमंत्री जी के इस नए भारत और आत्मनिर्भर भारत के विजन पे, और रिपीटेडली रिजेक्ट करते हैं इस राजनीति ऑफ झूठ, राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ लाइज, पॉलिटिक्स ऑफ हिपोक्रेसी एंड यू टर्न्स। थैंक यू। तो ये आप देख रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव चंद्रशेखर, जो कि कर्नाटक से राज्यसभा सांसद भी हैं। वो लगातार यही बात कह रहे थे कि देश 2 संकटों को झेल रहा है, एक कोरोना, दूसरा जो लगातार विपक्ष जिस तरह से झूठ बोल रही है। और कृषि सुधारों पर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष लगातार झूठ बोल रही है, उसका जवाब देश के तमाम राज्यों ने दिया। उन्होंने राज्य कर्नाटक का जिक्र करा कि वहां जितने चुनाव हुए हैं, उनमें जिस तरह का बहुमत आया है, जो समर्थन है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार का जो सबका साथ सबका विश्वास की जो नीति है, उसको समर्थन है। और आइए अब बात कर लेते हैं कुछ खेल जगत से जुड़ी खबरों। और खेल की खबरों के लिए सीधे रुख गौरव का करेंगे। जी गौरव। शुक्रिया रितु जी। और खेल की खबर की शुरुआत करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होने वाले सिडनी टेस्ट मुकाबले से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला गुरुवार से सिडनी के मैदान में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए ओपनर मयंक अग्रवाल की जगह पर 1 साल बाद रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। वहीं उमेश यादव के चोटिल होने के चलते नवदीप सैनी को टीम में जगह मिली है। नवदीप सैनी इस मैच से अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। 4 टेस्ट मैच की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था, जबकि मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया था। रोहित शर्मा ने आखिरी टेस्ट मुकाबला नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टीम का सिडनी में भारत के खिलाफ पलड़ा भारी रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ जहां खेले, अगर सिडनी टेस्ट के लिए भारतीय टीम की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी है, रोहित शर्मा उप कप्तान है, शुभमान गिल हैं, मोहम्मद सिराज हैं, नवदीप सैनी जो हैं वो इस मुकाबले में अपना टेस्ट डेब्यू जो है वो करेंगे। तो वाकई टीम तो बेहतर नजर आ रही है और देखना होगा कि किस तरह से ये टीम जो है वो सिडनी में जो है वो अपना पलड़ा जो है वो भारी रख पाने में कामयाब हो पाती है।
और कल होने वाले इस मुकाबले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ रविकांत सिंह। रविकांत जी, किस तरह से देखते हैं, अब उम्मीद की जानी चाहिए नवदीप सैनी भी टेस्ट डेब्यू उसी तरह से करेंगे जैसे पिछले मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था? देखिए, बहुत बढ़िया मौका है नवदीप सैनी के लिए और उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं उनके साथ, लेकिन चूंकि अब नटराजन अवेलेबल हैं और वो पहले खेल चुके हैं, तो पर्सनली मैं प्रेफर करता नटराजन, क्योंकि बाएं हाथ के बॉलर हैं, थोड़ी वैरायटी भी पेस बॉलिंग में आ जाती, वरना आपके तीनों फास्ट बॉलर्स जो हैं वो राइट आर्म गेंदबाजी करते हैं। नटराजन के पास खेलने का भी एक्सपीरियंस है और वो लेफ्ट आर्म, तो थोड़ा वैरायटी वहां पे आ सकती थी। अरे रविकांत जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह की सिडनी की पिच है, सिडनी के पिच में कहीं ना कहीं जो स्विंग है वो काफी इंपॉर्टेंस रखती है, ऐसे में कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर भी एक ऑप्शन, अच्छा बेटर ऑप्शन के तौर पे सामने आ सकते थे? देखिए, यहाँ पे चुनना था आपको अगर दो राइट हैंडर्स के बीच में, तो नवदीप सैनी के पास ज्यादा पेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शार्दुल ठाकुर से तो आगे नवदीप सैनी बिल्कुल चल रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली जो प्लेयर आपको 142 से 148 के बीच बॉलिंग कर सकता है और लंबे स्पेल्स डाल सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट में आप 2-2 ओवर के स्पेल नहीं डालते हैं, आपका स्पेल 6 से 9 ओवर के बीच होगा। तो उतना दमखम, उतना आपको अपना जो स्टेडीनेस है बॉलिंग में वो बनाए रखना है, जैसे सिराज ने करके दिखाया है मेलबर्न में। और क्रिकेट फैंस के लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरह से वापसी कर रहे हैं और लगभग 1 साल के बाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आखिरी टेस्ट कोलकाता में खेला था जो कि पिंक टेस्ट था, तो लगता है कि अगर उनको चांस यहाँ पर मयंक अग्रवाल के लिए अगर बात की जाए तो थोड़ा सा जल्दबाजी दिखी है कहीं ना कहीं, मयंक अग्रवाल को ड्रॉप करके यहाँ पे हनुमा विहारी को ड्रॉप किया जा सकता था। देखिए, ओपनर हैं रोहित शर्मा, 20 ओवर एंड 50 ओवर दोनों फॉर्मेट में ओपनिंग करते हैं और टेस्ट मैचेस में भी प्रेफर करते हैं टॉप ऑर्डर खेलना। तो यहाँ पे जो आपके लिए चॉइस था कि या तो खेले रोहित शर्मा, तो मिडिल ऑर्डर में वो उनको मंजूर नहीं, और टीम भी चाहती थी कि जो शुरुआती झटके लग रहे हैं उससे अगर बचा जा सके, तो रोहित शर्मा के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है। अब चूंकि केएल राहुल इंजर्ड हो गए हैं, उनके सिलेक्शन हो नहीं सकता था, वरना हनुमा विहारी को भी ड्रॉप किया जा सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा सा वहां लकी रहे हनुमा विहारी, केएल राहुल अवेलेबल नहीं है कलाई में चोट लगने के कारण, इस कारण से जो चेंज है वो मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा के बीच एक्सचेंज हुआ है। रविकांत जी, आखिरी सवाल अगर पूछा जाए कि सिडनी की जो पिच है वो आमतौर पर जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की पिच होती है बाउंसी, उससे हट करके है, तो कल टॉस अगर टीम इंडिया जीतती है तो आपकी राय क्या होगी, टीम को क्या करना चाहिए? बिल्कुल पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि डे 4 तक पहुंचते पहुंचते सिडनी के पिच में काफी ज्यादा टर्न आने लगती है और आपकी टीम के पास 2 अच्छे स्पिनर्स हैं, जाडेजा और अश्विन। हनुमा विहारी भी बैकअप स्पिन कर सकते हैं, तो इस कारण से ये सब देखते हुए मैं समझता हूं कि बैटिंग पहले करना, क्योंकि फिर आपको चौथी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करवानी है और वो बहुत बड़ा फायदा होगा इंडिया के लिए। टॉस जो भी जीतेगा सिडनी में वो पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि चौथी इनिंग्स में सिडनी एससीजी पे कोई नहीं खेलना चाहता। रविकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले की। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। कीवी टीम ने हैगले ओवल में खेले गए पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में पारी और 176 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। मैच के आखिरी दिन पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी पारी में 186 रन पर ऑल आउट हो गई। काली जैमसन के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजी धाराशायी हो गई। जैमसन ने करियर में पहली बार मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा किया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पाकिस्तान की टीम ने पहली पारी में 297 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से अजहर अली ने सबसे ज्यादा 93 रन की पारी खेली, वहीं कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 61 रन बनाए। जैमसन ने पहली पारी में 5 विकेट लिए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने कप्तान केन विलियमसन के शानदार दोहरे शतक और हेनरी निकोल्स और डेरी मिशेल्स के शतकों की मदद से 6 विकेट पर 659 रन का विशाल स्कोर बनाया। दूसरी पारी में पाकिस्तान एक बार फिर जैमसन के सामने परेशान नजर आया। जैमसन ने 6 विकेट लेकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। पूरी टीम सिर्फ 186 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गई है। ये पहली बार है जब न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनी है। वाकई न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ी खबर।
तो ये थी खेल जगत की तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपनी सहयोगी रितुजू के पास। शुक्रिया गौरव इन तमाम खबरों के लिए खेल जगत से। और आइए बात अब उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में 2 सीनेट सीटों के लिए दोबारा मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई है। ये चुनाव सीनेट रन ऑफ कहलाता है और इसके नतीजे सीनेट में बहुमत को तय करेंगे। रन ऑफ में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डेविड प्यूडर्स और केली लॉफलर उम्मीदवार हैं, जबकि डेमोक्रेट्स पार्टी से जॉन ओसॉफ और रफाल वर्नोक उम्मीदवार हैं। अमेरिकी सीनेट में 100 सीटें हैं। इस समय रिपब्लिकन पार्टी के पास 50 और डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 46 सीटें हैं। इनके अलावा 2 निर्दलीय सदस्य हैं, लेकिन दोनों निर्दलीय सदस्य डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन करते हैं। जो बाइडेन अपने कार्यकाल में कितना काम कर पाएंगे ये इस चुनाव पर निर्भर करता है। अगर रिपब्लिकन ये चुनाव जीतते हैं तो सीनेट में उनके पास बहुमत होगा और बाइडेन के लिए यहाँ बिल पास कराना मुश्किल होगा। अगर डेमोक्रेट्स दोनों रन ऑफ जीत जाते हैं तो सेनेट में दोनों पार्टियों के पास 50-50 सीटें होंगी। इस स्थिति में टाई ब्रेकर वोट सेनेट का अध्यक्ष करेगा, जो कि बाइडेन सरकार में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस होंगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या 8 करोड़ 67 लाख के पार पहुंच चुकी है। इसी के साथ इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा भी 18,73,000 हो चुका है। हालांकि 6 करोड़ 14 लाख लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका हुआ है, जहां अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए हैं और करीब 3,65,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जबकि दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 1,97,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। इजराइल में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए पहले से चल रहे 14 दिनों के लॉकडाउन को और कड़ा कर दिया गया है। सख्त लॉकडाउन 7 से 8 जनवरी के बीच लागू होगा। इजराइल में 15% आबादी का कोविड-19 टीकाकरण पहले ही पूरा कर लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इजराइल में कोविड संक्रमण के 4,56,130 मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से अब तक यहां 3,490 से अधिक लोगों की मौत हुई है। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। पैदल चलते अगर कभी पैर में लोहे का कील चुभ जाए और जख्म बन जाए तो इंसान को बड़ा दर्द होता है। सोचिए अगर ऐसा हरे भरे पेड़ों के साथ होता है तो उनके साथ क्या होता होगा। आज हम आपको एक पहल के बारे में बताएंगे, जिसके तहत पेड़ों को कील मुक्त करना एक मिशन बनाया गया है। बेंगलुरु के कुछ नागरिक जो बेंगलुरु हुडगुरु के नाम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके जरिए वो शहर के बूढ़े पेड़ों की रक्षा करना और उन्हें कील मुक्त बनाना यानी कि नेल फ्री ट्री अपना मिशन मानते हैं। बेंगलुरु शहर अपनी हरियाली के लिए गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ की हवा और इस मौसम ने इस शहर को पैराडाइज की पहचान दी है। और इसे बनाए रखने के लिए और बूढ़े पेड़ों को बचाने के लिए बेंगलुरु हुडगुरु की टीम ने एक संकल्प बना लिया है। ये देखिए कैसे इन पेड़ों से लोहे के कील निकालते हैं। हाथ में विशेष औजार और पाने लिए ये युवा कटिंग प्लेयर स्क्रू ड्राइवर से एक एक पेड़ पर ठोके गए कील को निकालने का काम हर वीकेंड पर करते हैं। 2 साल पहले मेरे भी पैर में चोट लगी थी, कील चुभ गया था, तो मेरे इग्नोरेंस मैंने काफ़ी उसको इग्नोर कर दिया, तो 3 बार मेरे पैर का ऑपरेशन करना पड़ा। और रिसेंटली विनोद बोल के हमारे जो कलीग है विनोद कर्तव्य, वो घर में बैठे बैठे कहीं पे ऐसे पीछे चले गए, उनको भी कोई क्रैक फर्नीचर क्रैक से लग गया। तो वहीं पे ये आइडिया आ गया, यार हमको जब चुभ जाता है, इन्फेक्शन होता है, पॉइजन होता है, जो भी होता है आयरन चुभने से, तो पेड़ को कितना दर्द हो रहा होगा। कीर्ति के अलावा केशव ठकुरिया भी मानते हैं कि पेड़ों को कील मुक्त करना और उन्हें बचाना हर किसी का दायित्व है और भविष्य के लिए पर्यावरण की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर वीकेंड पर शहर के अलग अलग हिस्सों में बेंगलुरु हुडगुरु की टीम पेड़ों से किलो के हिसाब से लोहे के कील निकालते हैं।
हर पेड़ पर 1 किलो से कम लोहा नहीं निकलता। फरदीन जो बॉक्सर हैं, इस काम को अपना मोटिवेशन मानते हैं। इन युवकों को पेड़ से जुड़े देखकर राह चलने वाले लोग भी बड़ी जिज्ञासा में पड़ जाते हैं और पूछ ही लेते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। और कभी कभी तो सड़क पर चलने वाले लोग इनका साथ भी देते हैं। कभी दूध वाला तो कभी ऑटो वाला कील निकालने के काम में हाथ बटा देते हैं। बेंगलुरु में बारिश के मौसम में अक्सर पेड़ गिरने लगते हैं और जान माल का भारी नुकसान भी होता है। उसका कारण है ये लोहे की कील, जो पेड़ों को कमजोर बना देते हैं और धीरे धीरे पेड़ के अंदर जहर फैला देते हैं। इसीलिए जरूरी है कि पेड़ों को इस लोहे से बचाया जाए। अगर हर नागरिक एक एक पेड़ की सुरक्षा और सफाई की जिम्मेदारी ले, तो शहर की हरियाली और स्वस्थ पर्यावरण बना रहेगा और बुजुर्ग पेड़ भी सबके लिए जीवन दान देते रहेंगे। इस टीम के प्रयास को देखते हुए बेंगलोर नगर पालिका ने भी अब फैसला कर लिया है कि इन पेड़ों को दर्द देने वालों को अब कानूनी सजा होगी। तो जाहिर सी बात है, जो दर्द देंगे उन्हें दर्द का एहसास कराया जाएगा। कैमरामैन अंचन के साथ आशा खानम, डीडी न्यूज़ बेंगलोर। और मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान का 54वां जन्मदिन है। रहमान ने हिंदी और तमिल फिल्मों में हिट संगीत दिया है। चेन्नई में जन्मे रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। इसके साथ ही वे ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। रहमान ने रंगीला, ताल, दिल से, जोधा अकबर, रंग दे बसंती और रॉकस्टार जैसी सैकड़ों फिल्मों के लिए शानदार संगीत दिया है, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। और हम आपको भी इसी संगीत के साथ छोड़े जा रहे हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे, सौंधी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे। हम लोग का टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हम में क्या कमी है? मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर व्हाट टू डू? What to do? अभी दिखाती हूँ। आपके फोन में इंटरनेट है? What do you mean? अरे ऑनलाइन जाइए, फास्टैग स्टिकर खरीदिए और यहाँ गाड़ी पे चिपका दीजिए और भारत के हर हाईवे का फाटक आपके लिए कैसे फटाक से खुल जाएगा। फास्टैग स्टिकर लगाओ, आगे बढ़ो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, मुंग हिंदियान, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। Namaskar and welcome to Midday Prime. Stories and updates from India and the world. The bird flu alert across the states of Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Kerala and Rajasthan, sending other states into a state of caution. Also, news from the world of business and sports. But first, the big news at this hour.
centre issues a bird flu alert for 4 states, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Kerala, as large number of birds are found dead. The centre also sets up a control room to take stock of the situation. In a major snub to China, the WHO chief expresses his disappointment with the country as it imposed a last-minute ban on the team of international experts that are set to examine the origins of the COVID-19 in that country.